मूवी की शुरुआत सुबह लगभग 6 बजे से होती है, जहां सर्च एंड रेस्क्यू वॉलंटियर पैम अपने घर में नींद से उठती है और दिन की तैयारी करने लगती है। बाहर आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं और रेडियो पर लगातार आने वाले खतरनाक तूफान की चेतावनी दी जा रही होती है। रेडियो में साफ कहा जा रहा होता है कि लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, पहाड़ों की तरफ ना जाएं। लेकिन पैम इन सारी चेतावनियों को अनदेखा करके शांत भाव से नाश्ता तैयार करती है। फिर वह पूरे ध्यान से अपने क्लाइंबिंग गियर्स इकट्ठा करने लगती है और एक एक चीज ध्यान से चेक करके रखती है ताकि इमरजेंसी के समय कोई सामान कम न पड़े। बाहर निकलते समय उसकी नज़र अपनी दिवंगत बेटियों की तस्वीर पर जाती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर दर्द और खालीपन साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और अपनी गाड़ी लेकर एक लोकल डाइनर पहुंचती है, जहां उसका पुराना दोस्त डेव मौजूद होता है। डेव उसे देखकर समझ जाता है कि वह फिर से माउंट वॉशिंगटन जाने वाली है। वह परेशान होकर पैम से कहता है कि इस मौसम में अकेले पहाड़ पर जाना सही नहीं है, ऊपर से फोन सर्विसेज भी बंद कर दी गई है। पैम मुस्कुराकर कहती है, तुम चाहो तो मेरे गाइड बन सकते हो। लेकिन डेव कहता है कि वह पिछले 30 सालों से रोज उन ट्रेल्स पर चढ़ता आया है, मगर अब वह बूढ़ा और रिटायर्ड हो चुका है, इसलिए उसका साथ नहीं दे सकता। वह पैम को फिर से मौसम की वार्निंग याद दिलाता है, मगर पैम बताती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत खास है, इसलिए वह यह ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकती। फिर हल्की उदासी के साथ कहती है कि पहाड़ सबसे अच्छी थेरेपी है, क्योंकि वे सब सुनते हैं मगर कभी जवाब नहीं देते। इसके बाद पैम अपनी कार लेकर माउंटेन के बेस की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह के 7 बज जाते हैं। पार्किंग में उसकी मुलाकात 2 कैंपर्स से होती है, जो वहां 2 जमा देने वाली रातें बिताने के बाद वापस लौट रहे होते हैं। वे बताते हैं कि ऊपर उन्हें कोई और इंसान दिखाई नहीं दिया, जो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पास में एक और कार खड़ी होती है। पैम अपना पूरा इक्विपमेंट पहनती है और इमरजेंसी के लिए अपनी पूरी रूट मैप विंडशील्ड वाइपर्स में फंसा देती है, ताकि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो लोग उसे ढूंढ सकें। इसके बाद वह ट्रेल पर चढ़ना शुरू कर देती है। शुरुआत में उसे बहती हुई नदी और घने जंगलों को पार करते हुए ऊपर बढ़ना पड़ता है। चलते समय वह एक कविता की लाइंस दोहराती रहती है ताकि उसका दिमाग एक्टिव रहे। कुछ देर बाद वह उस रास्ते तक पहुंचती है जहां से असली चढ़ाई शुरू होती है। आराम महसूस करने के लिए वह अपना स्वेटर उतार देती है, क्योंकि उसे ठंड की आदत होती है। लेकिन पहाड़ का रास्ता उतना आसान नहीं होता। हर तरफ बिखरे पत्थर चढ़ाई को बहुत मुश्किल बना देते हैं, जिससे उसका एक हाइकिंग स्टाफ अचानक टूट जाता है और वह गिर पड़ती है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन वह थोड़ी देर बैठकर पानी पीती है, टेप की मदद से स्टाफ ठीक करती है और आसमान पर तेजी से छा रहे काले बादलों को देखकर भी फिर से आगे बढ़ने लगती है। एक और नदी पार करने के बाद सुबह के लगभग 10 बजे तक पैम पहाड़ के बर्फीले हिस्से में पहुंच जाती है, जहां बढ़ती हुई ठंड से बचने के लिए उसे वापस अपनी जैकेट पहननी पड़ती है। तूफान भी अब और करीब आ चुका होता है। तेज हवाओं के कारण बर्फ उसके चेहरे पर टकरा रही होती है, लेकिन पैम बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेकर खुद को मोटिवेट करती रहती है। वह अपने जूतों में खास चेन्स लगा लेती है ताकि बर्फ पर फिसले नहीं। हॉट कोको उसे गर्म रखने में मदद करता है। 10:30 बजे तक हालत इतनी खराब हो जाती है कि पैम को अपना पूरा सर्वाइवल गियर पहनकर बीच बीच में बड़े पत्थरों के पीछे बैठना पड़ता है ताकि तेज तूफानी हवा उसे उड़ा न दे। अंतिम चढ़ाई के दौरान उसे इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थरों की ढेर जैसी संरचना दिखाई देती है और दूर पहाड़ की चोटी पर किसी की परछाई सी भी नजर आती है। ध्यान खींचने के लिए पैम थोड़ा ऊपर जाकर अपनी व्हिसल बजाती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। वह किसी तरह चोटी तक पहुंचती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। उसकी घड़ी में अब लगभग 11 बज चुके होते हैं। पैम समझ जाती है कि मौसम तेजी से खराब हो रहा है, इसलिए अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर बर्फ पर बने स्नीकर्स के फुटप्रिंट्स पर पड़ती है, जो ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। पैम व्हिसल बजाते हुए और आवाज लगाते हुए उन निशानों का पीछा करने लगती है ताकि उस इंसान तक पहुंच सके। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वह जमीन में बने एक गहरे गड्ढे को नहीं देख पाती और अचानक उसमें गिर जाती है। पैम किसी तरह खुद को संभालती है और बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर हर बार फिसलकर वापस नीचे गिर जाती है। उसके हाथ बुरी तरह छिल जाते हैं और दर्द से कांपने लगते हैं। वह बार बार व्हिसल बजाती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अपनी बेटियों की यादें घूमने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बेटियां उसे हार ना मानने के लिए कह रही हों। यही सोचकर वह एक आखिरी बार पूरी ताकत लगाती है और इस बार किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाती है। लेकिन थकान से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। वह पानी पीना चाहती है, लेकिन उसकी बोतल खाली हो चुकी होती है। फिर भी वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर टहनियों से उस गड्ढे को ढक देती है ताकि कोई और उसमें ना गिरे।
इसके बाद वह आखिरी हिस्से की चढ़ाई शुरू करती है और दोपहर 1 बजे तक माउंटेन टॉप पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे एक आदमी बर्फ में बैठा हुआ दिखाई देता है जो ठंड से मरने की हालत में होता है। उसने कपड़े भी ऐसे पहने होते हैं जैसे वह बीच पर घूमने आया हो। पैम उससे बात करने की कोशिश करती है और बताती है कि वह रेस्क्यू टीम से है और उसे बचाने आई है, मगर आदमी कोई जवाब नहीं देता। इसलिए पैम उसे जॉन कहकर बुलाने लगती है। उसे बचाने के लिए सबसे पहले शरीर को गर्म रखना जरूरी होता है, इसलिए पैम उसके सॉक्स उतारकर उसके हाथ पैर रगड़ती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन वापस आ सके। फिर वह उसके ठंडे कपड़े उतारकर अपने एक्स्ट्रा कपड़े पहना देती है और उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालकर ले जाने का वादा करते हुए एक बड़े से बॉडी बैग में ढककर रखती है जब तक उसे होश नहीं आ जाता। दोपहर 1:38 तक दोनों नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। जॉन ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। हर बार गिरने पर पैम उसे उठाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जॉन को थोड़ी क्लैरिटी आती है तो वह कहने लगता है कि उसे वापस नहीं जाना और माउंटेन टॉप की तरफ लौटने की कोशिश करता है। ऐसे में पैम को उसे जबरदस्ती साथ खींचना पड़ता है। करीब 3 बजे दोनों एक क्लिफ के पास पहुंचते हैं। तभी जॉन अचानक अपनी बची हुई ताकत लगाकर दौड़ पड़ता है और नीचे कूदने की कोशिश करता है। सौभाग्य से नीचे की बर्फ उसकी जान बचा लेती है, लेकिन उसका पैर एक चट्टान में फंसकर बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बावजूद भी पैम उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। वह उसका पैर बाहर निकालती है, लेकिन जॉन दर्द के मारे चीख उठता है। आधे घंटे बाद दोनों को बड़े पत्थरों के नीचे बैठने की जगह मिल जाती है, जहां वे थोड़ी देर आराम करते हैं। पैम जॉन को बर्फ खाने से रोकती है क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन और बढ़ जाएगा। उसका ध्यान हटाने के लिए वह पूछती है कि क्या कोई उसका इंतजार कर रहा है। जॉन बताता है कि उसके पास एक बिल्ली है। इसके बाद दोनों थोड़ी देर पेट्स के बारे में बातें करते हैं, मगर जल्द ही पैम उसे फिर आगे बढ़ने के लिए कहती है ताकि अंधेरा होने से पहले वे ट्री लाइन के नीचे पहुंच सकें, क्योंकि रात में तापमान 20 डिग्री और गिर जाएगा। शाम 5:30 बजे तक दोनों आखिरकार ट्री लाइन्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह इलाका काफी खतरनाक और फिसलन भरा होता है। जॉन बेहद थका हुआ होता है और अचानक फिसलकर पहाड़ी से लुढ़क जाता है। वह पैम से टकराता है और उसे भी साथ घसीट ले जाता है। दोनों नीचे जा गिरते हैं। अब जॉन की मानसिक हालत और भी खराब होने लगती है। वह फिर से कहता है कि वह आगे नहीं चल सकता और पैम से विनती करने लगता है कि वह उसे अकेला छोड़कर चली जाए, लेकिन पैम मना कर देती है। वह किसी तरह जॉन को उठाकर बैठाती है और उसके घायल एंकल को चेक करती है, जो काफी सूज चुका होता है। वह उसे कुछ दवाइयाँ, हॉट कोको और चॉकलेट देती है। इसके बाद वह जॉन को बताती है कि वह नर्स भी है और उसके घायल पैर का बैंडेज कर देती है, यहाँ तक कि अपने आखिरी एक्स्ट्रा सॉक्स भी उसे पहना देती है। अब जॉन साफ समझ पाता है कि पैम रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, मगर उसे यह सुनकर निराशा होती है कि यहाँ सिग्नल ना होने की वजह से कोई हेलीकॉप्टर या बैकअप नहीं आने वाला। दोनों को एक दूसरे के सहारे ही नीचे जाना होगा। ये सोचकर कि शायद वे बच नहीं पाएंगे, जॉन रोने लगता है, लेकिन पैम उससे फिर वादा करती है कि वह उसे घर तक जरूर पहुंचाएगी। जंगल के बीच चलना उतना आसान नहीं होता जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि जॉन का एंकल बहुत खराब हो चुका होता है। पैम उसे बार बार सोने से भी रोकती रहती है, क्योंकि रास्ता अभी भी बहुत बाकी होता है। जब वे नदी तक पहुंचते हैं तब तक जॉन मुश्किल से चल पा रहा होता है, इसलिए उसे गिरे हुए पेड़ के सहारे रेंगते हुए नदी पार करनी पड़ती है। लेकिन पेड़ और जॉन दोनों गीले और फिसलन भरे होते हैं। अचानक जॉन नदी में गिर जाता है और तेज बहाव उसे बहा कर ले जाता है। पैम नदी के किनारे किनारे भागती है और शाम 6:10 तक नदी के मुहाने तक पहुंचती है, लेकिन जॉन कहीं भी नहीं मिलता। तब तक अंधेरा भी काफी हो चुका होता है। खुद को असफल समझकर पैम रोने लगती है, लेकिन तभी पानी में कोई आवाज सुनाई देती है। वह जॉन होता है, जो आधी बेहोशी की हालत में एक पत्थर पकड़कर खुद को बचाए हुए होता है। पैम बिना सोचे पानी में कूद जाती है और बड़ी मशक्कत से उसे बाहर खींच लाती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और मानते हैं कि यह पल बेहद डरावना था। शाम 7:13 तक दोनों दूर सड़क को देख पाते हैं। दर्द भुलाने के लिए पैम जॉन को गाना गाने के लिए कहती है और उसे सहारा देकर चलाती रहती है। मजेदार बात यह होती है कि जॉन जो गाना चुनता है वह पैम को उसकी बेटियों की याद दिलाता है। पैम अपनी बेटियों के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगती है। इस समय तक जॉन खुद को गर्म रखने के लिए बॉडी बैग पहन चुका होता है। दोनों किसी तरह जंगल पार कर रहे होते हैं। तभी अचानक पैम को सड़क पर जाती हुई एक कार दिखाई देती है। मदद की उम्मीद में पैम पूरी ताकत से कार के पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन कार बिना रुके आगे निकल जाती है। ये देखकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। रात के लगभग 10:44 हो चुके होते हैं। पैम वापस जॉन के पास आती है और उसे फिर से हिम्मत देते हुए समझाती है कि अगर उन्हें बचना है तो चलते रहना होगा। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद आखिरकार रात लगभग 11:30 बजे दोनों कार्स तक पहुंच जाते हैं।
पैम किसी तरह जॉन को सहारा देकर कार के पास खड़ा करती है और जल्दी से हीटर ऑन करके उसे अंदर बैठने के लिए कहती है। लेकिन अचानक जॉन अपनी बची हुई ताकत जुटाकर अपनी कार की तरफ भाग जाता है और जब तक पैम उसके पास पहुंचती है वह अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। पैम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। इसके बाद पैम अकेले घर लौट आती है। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है। टॉयलेट जाने के बाद वह अपने भीगे हुए कपड़े उतारती है और फ्रिज से खाना निकालकर खाने लगती है। लेकिन वह इतनी ज्यादा थक चुकी होती है कि वहीं किचन फ्लोर पर ही सो जाती है। कुछ देर बाद जागने पर वह गर्म पानी से बाथ लेती है और आखिरकार अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द बाहर निकालते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है। उस रात पैम को सपने में वही डरावना दिन याद आता है जिस दिन उसने अपनी बेटियों को खो दिया था। वह एक अजीब सी स्मेल से जागी थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि घर में गैस लीक हुआ है उसने तुरंत खिड़की खोलकर ताज़ी हवा अंदर आने दी। फिर वह तुरंत अपने बच्चों को देखने भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दोनों बेटियां मर चुकी थी। तब से पैम हमेशा कम से कम एक खिड़की खुली छोड़ती है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो। 5 दिन बाद पैम को डेव का मैसेज मिलता है जिसमें वह उसे न्यूज़ सुनने के लिए कहता है। अब पैम अचानक फेमस हो चुकी होती है। जॉन पुलिस को अपनी पूरी कहानी बता चुका होता है और जर्नलिस्ट्स को भी जल्द पता चल जाता है कि उस डिप्रेस्ड आदमी की जान बचाने वाली अकेली महिला कौन थी। हालांकि जॉन ने अभी भी अपनी पहचान छुपाए रखी होती है। पैम रेडियो पर अपना नाम सुनती है और आर्टिकल्स में अपनी तस्वीरें देखती है, लेकिन उसे फेम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह हमेशा की तरह माउंटेन ट्रेल पर जाना जारी रखती है और लोकल पुलिस के जवाब का इंतजार करती रहती है, क्योंकि उसने जॉन के बारे में जानकारी मांगी होती है। लेकिन पुलिस की तरफ से जो जवाब मिलता है वह निराशाजनक होता है। जॉन ने रिपोर्ट में अपना असली नाम या फोन नंबर नहीं दिया होता। एक दोपहर पैट्रिक नाम का रिपोर्टर पैम के घर पहुंचता है। पैम उससे कहती है कि वह न्यूज़ वाली महिला नहीं है, लेकिन पैट्रिक उसकी तस्वीर देख चुका होता है, इसलिए वह उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार मजबूर होकर पैम उसे अंदर बुलाती है और उसके सवालों के जवाब देती है। वह बताती है कि जॉन ने उससे फिर कभी संपर्क नहीं किया और उसके लिए यह मायने भी नहीं रखता कि नवंबर की ठंड में वह आदमी इतने कम कपड़ों में माउंटेन टॉप पर क्यों था। पैट्रिक चाहता है कि जॉन को खोजा जाए, क्योंकि शायद वह पैम से कुछ कहना चाहता हो, मगर पैम कहती है कि अगर जॉन कुछ कहना चाहता तो अब तक कह चुका होता। कुछ दिनों बाद पैम डेव के डाइनर जाती है और वहां उसे जॉन उसका इंतजार करता हुआ मिलता है। वो पैम के कपड़े लौट आता है, उससे कहता है कि वह उसे जॉन ही बुलाती रहे और बताता है कि उसका एंकल अब काफी ठीक हो रहा है। इसके बाद वह आखिरकार सच बताता है कि उस दिन वह माउंटेन टॉप पर क्या कर रहा था। 1 साल पहले जॉन की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। धीरे धीरे उसे डर सताने लगा था कि एक दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा भी भूल जाएगा। साथ ही उसके मन में यह सवाल भी आने लगा था कि मौत के बाद क्या होता है और मरने वाले आखिर कहाँ चले जाते हैं। जिस दिन पैम ने उसे पाया उस दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए माउंटेन पर गया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस वहीं बैठकर उसका इंतजार करना है और शायद वह खुद उसके पास आ जाए। लेकिन वहां अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनने के बजाय उसने पैम की आवाज सुनी और इसके लिए वह पैम का बेहद आभारी होता है। इसके बदले में पैम भी उसे अपनी बेटियों को खोने की कहानी सुनाती है और मानती है कि उस समय वह भी जॉन की तरह सब खत्म कर देना चाहती थी। तब जॉन पूछता है कि क्या कभी ये दर्द कम होता है। इस पर पैम हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि तूफान के बीच भी दुनिया में बहुत सारी खूबसूरती छुपी होती है। इसके बाद पैम फिर से अपनी जिंदगी में लौट आती है। वह हमेशा की तरह अपनी बेटियों की यादों को देखती है और एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ती है ताकि सनसेट की खूबसूरती को महसूस कर सके। अंत में बताया जाता है कि असली पैम ने आगे चलकर 4 बच्चों की परवरिश की। 67 साल की उम्र में उसने न्यू हैम्पशायर छोड़ दिया और वेस्टर्न यूएस के कई नेशनल पार्क्स में डेडिकेटेड पेट्रोल वॉलंटियर बन गई। जॉन हमेशा पैम को यह याद दिलाता रहा कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी होता है और जॉन ने उसकी जिंदगी भी बदल दी। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।